हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों आज से हम आप लोगों के लिए जो है ना, जैसा कि हमने दोस्तों बताया था कि इस चैनल पे यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल पे जो है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों हम आपको पहले एक चीज़ बता दें कि दोस्तों हम जो इस चैनल पे जो भी पढ़ाएंगे दोस्तों, हम आपको बता दें कि दोस्तों हमारे पास 2 वर्ष से ज़्यादा मुखर्जी नगर में जो है एक अच्छे टीचर से, यानी जो कह लीजिए कि इंडिया के जो टॉप यूपीएससी के जो सबसे टॉप लेवल पे आता है ना, तो हमने उनसे पढ़ा है और काफ़ी वैसे ही टॉप लेवल के मुखर्जी नगर में हमने टीचरों से एक सब्जेक्ट को पढ़ा है दोस्तों, है ना। तो हमारे पास में अनुभव जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो हम बता दें कि हम जो भी पढ़ाएंगे उस जो टीचर हैं जो टॉप लेवल के मुखर्जी नगर में हैं, तो उनके नोट से हम पढ़ाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनके नोट से, है ना, उनके नोट से हम पढ़ाएंगे दोस्तों, है ना। और दोस्तों इसकी खासियत रही कि इसमें दोस्तों मेनी टाइम रिवीजन, है ना, मेनी टाइम रिवीजन रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, पढ़ने से ठीक है, समझाने से, लेकिन उसकी रिवीजन भी ज़रूरत है दोस्तों। एज ए स्टूडेंट दोस्तों, हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो ये रिवीजन दोस्तों क्या होता है, टीचर तो आपको रिवीजन कराएगा नहीं, आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एज ए स्टूडेंट हम आपको रिवीजन करना है, और यहाँ पे दोस्तों हम भी मेनी टाइम इस चीज़ को रिवीजन करवाएंगे। तो इससे हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो रहेगा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों जो है ना, टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। और ये जो है दोस्तों यूपीएससी के लिए दोस्तों आपका, या फिर स्टेट पीएससी के लिए दोस्तों कंप्लीट नोटिस होगा दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि हमने मुखर्जी नगर में जो यहाँ पे जो रहते हैं उसे पता है, जो टॉप लेवल का टीचर है हमने उनसे पढ़ा है, और इंडिया के जो यूपीएससी के टॉप लेवल में जो टीचर आते हैं तो उनके नोट्स से पढ़ाने वाले हैं। तो आपका कंप्लीट नोट्स भी दोस्तों इसमें बन जाएगा, है ना, कंप्लीट नोट्स भी आपको बन जाएगा, है ना। तो ये रहेगा, और बाकी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फुल्ली डिटेल्स और मेनी टाइम रिवीजन और कंप्लीट नोट्स। तो दोस्तों ये में होगा क्या कि आपको यदि आपको फर्स्ट टाइम में समझ में ना भी आए तो पहले आप नोट्स बना लीजिए, है ना, उसके बाद समझाएंगे नोट्स। देखो दोस्तों, यदि आप कहीं भी पढ़िएगा तो 100%, यदि आप फर्स्ट टाइम कहीं भी कुछ भी पढ़िएगा तो वो 100% समझ में नहीं आएगा। यदि आपने मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम भी पढ़ाई किए होंगे तो वो 100% जिस समय आपको बता रहे होंगे टीचर, तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ें समझ में आ जाएगा। और इसे भी हिस्ट्री है अभी आसान, है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, है ना, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन एक बार में नहीं आएगा तो पहले आप नोट्स बना लीजिए, और उसमें दोस्तों हम मेनी टाइम रिवीजन उस पर चलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो गजब का मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे टॉप लेवल के टीचरों से, है ना, हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास में एक अच्छा खासा अनुभव है दोस्तों, है ना। तो कॉन्सेप्ट तो आपको गजब का मिलने वाला है, और बाकी ये रही कुछ बेसिक, ये हमने आज स्टार्ट किया तो ये हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों चलिए अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि आप हमारे साथ नोट्स पहले बनाते चलिएगा। तो और दोस्तों इसको हम समझाते हुए चलेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हम चलिए समझाते हुए चलेंगे, और नोट्स आप हमारे साथ बनाते चलिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, तो आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों आपको भी क्या कहना है दोस्तों, आपको भी हमारे साथ इसको नोट करते चलना है ना।
अब हम समझाते चलेंगे, आपको भी नोट कहते चलना है। आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों, है ना। तो इसको जो है ये क्या है, इसको कहा गया है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इसको कहा गया इतिहास को दोस्तों मदर ऑफ और सब्जेक्ट, मदर ऑफ और सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मदर ऑफ और सब्जेक्ट, यानी हिंदी में कहें तो इसको सभी विषय का माँ, जननी, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं। ये E.H. कार, एक जो है इतिहास का E.H. कार, E.H. कार ने कहा था दोस्तों। तो दोस्तों आप ही हमारे साथ नोट करते चलिएगा, है ना। तो E.H. कार ने दोस्तों ये कहा था। और दोस्तों अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर, के बीच निरंतर, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर होने वाले संवाद, होने वाले संवाद, जिससे हमारा, जिससे हमारा, जिससे हमारा भविष्य, जिससे हमारा भविष्य प्रकाशित, जिससे हमारा भविष्य प्रकाशित होता है, वही इतिहास कहलाता है, वही इतिहास कहलाता है। तो ये दोस्तों इतिहास का एक डिफिनेशन ये हुआ दोस्तों कि ये इतिहास का दोस्तों एक डिफिनेशन ये हुआ कि अतीत और वर्तमान, है ना, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर, है ना, निरंतर होने वाले संवाद, जिससे हमारा भविष्य प्रकाशित होता है, वही इतिहास कहलाता है। ये तो एक दोस्तों, ये तो एक बेसिक डिफिनेशन हो गया दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये डिफिनेशन आप नोट कर रहे होंगे। तो दोस्तों आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर होने वाला संवाद, है ना। तो दोस्तों अब हम एक डिफिनेशन देखेंगे कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स क्या कहता है दोस्तों, है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जरूर, में है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा नहीं तो सुना तो जरूर होगा, है ना। तो ये कार्ल मार्क्स क्या देता है दोस्तों, इतिहास की परिभाषा। तो इस कार्ल मार्क्स के बारे में हम देखेंगे कि ये कार्ल मार्क्स क्या कहता है दोस्तों, है ना। तो कार्ल मार्क्स इतिहास के बारे में कहता है कि निरंतरता, निरंतरता एवं परिवर्तनीयता, निरंतरता एवं परिवर्तनीयता, है ना। निरंतर और परिवर्तनीयता जो है का सम्यक अध्ययन ही इतिहास है, अध्ययन ही इतिहास है, अध्ययन ही इतिहास है। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स क्या कहता है, निरंतरता और परिवर्तनीयता। ये दोस्तों निरंतरीयता से मतलब ये है कि जो
इतिहास में पहले भी था और अभी भी है। जैसे हम आपको समझाने के लिए कहे तो आपने अगर पढ़ा होगा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें सबसे पुराने इतिहास में क्या हो रहा था, जैसे कि पीपल की पूजा का, उसमें वृक्ष पूजा है ना, पीपल पूजा का साक्ष्य मिलता है। तो वैसे ही दोस्तों क्या है, अभी भी हो रहा है पीपल, तो वही निरंतरता और उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। और आप यदि पढ़ेंगे तो पूजा पाठ थोड़ा परिवर्तन हुआ है ना, पुराने समय से के अभी में, है ना। तो कुछ निरंतर तो बना ही है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है ना। का सम्यक अध्ययन, सम्यक अध्ययन ही इतिहास है। सम्यक का मतलब होता है दोस्तों, सम्यक का मतलब होता है दोस्तों समय परख। आप समय परख, है ना, समय परख, तो समय परख आप लिख लीजिएगा। दोस्तों ये हम कार्ल मार्क्स का डिफिनेशन बता रही है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, निरंतर और परिवर्तन जो हो दोनों होते हैं, अध्ययन होते हैं तो इतिहास होता है। तो ये आप दोस्तों समझ गए होंगे, है ना, ये आप दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम दोस्तों जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप भी हमारे साथ नोट कर रहे होंगे दोस्तों, है ना, आप भी हमारे साथ नोट कर रहे होंगे दोस्तों। तो एक मिनट रुकिएगा दोस्तों जी। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए इतिहास लेखन जो होता है ना, वो साक्ष्य एवं प्रमाण साक्ष्य एवं प्रमाण के आधार पर दोस्तों इसका लेखन होता है ना। इतिहास को अगर हम देखें दोस्तों, इतिहास, तो दोस्तों इतिहास को यदि हम देखें तो इतिहास इसका होता है इति, इसका संधि विच्छेद करेंगे, इति धन हा धन आर हास, है ना। इसका मतलब हुआ दोस्तों इति माने ऐसा, है ना, निश्चित ही, हाँ निश्चित ही, है ना, निश्चित ही हास मतलब हुआ, तो ऐसा निश्चित ही हुआ, है ना। तो निश्चित ही हुआ इतिहास, इसका मतलब ये हुआ। तो निश्चित ही जो है ना, निश्चित ही, है ना, तो निश्चित ही दोस्तों ये कैसे होगा, ये प्रमाण के आधार पे, है ना। और हमने बताया कि साक्ष्य एवं प्रमाण के आधार पर लेखन होता है। तो ये इतिहास के बारे में है ना, हो गया दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये आप हमारे साथ नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों यदि आप नोट नहीं कर पा रहे होंगे तो दोस्तों यदि आप नोट नहीं कर पा रहे होंगे तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद आप फिर से लिखिए। यदि साथ में लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को फिर से देखिए, एक बार समझ लीजिए और फिर आप नोट कर लीजिए दोस्तों, है ना, फिर दोबारा से देखिए, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप भी हमारे साथ ये नोट बनाते जा रहे होंगे। अब इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। इतिहास का काल विभाजन, इतिहास का काल विभाजन।
इतिहास के काल विभाजन के बारे में अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। इतिहास को दोस्तों तीन, आपको ये तो पता होगा कि तीन कारण पहुँचा, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन, और दोस्तों एक होता है दोस्तों आधुनिक, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों ये हमारा हो गया प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, है ना। तो इसको हमने तीन भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और दोस्तों आधुनिक, है ना। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये दोस्तों हमने तीन भागों में बांटा है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, कुछ हम नीचे नोट करेंगे, आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा। इतिहास निरंतर, इतिहास क्या है दोस्तों, निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा है। इतिहास निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा है। इतिहास निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा है। अतः वास्तविक अर्थों में, वास्तविक अर्थों में इतिहास, वास्तविक अर्थों में इतिहास जो है दोस्तों, इतिहास को कालखंडों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, है ना दोस्तों, विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो इतिहास क्या है दोस्तों, इतिहास निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि परिवर्तन के साथ निरंतरता जो है इतिहास में क्या होती है, बनी रहती है ना। जैसे हम आपको निरंतर का मतलब कि समझाते हैं इसको, जैसे मान लीजिए प्राचीन समय में भी युद्ध हो रहा था, है ना, एक देश क्या कर रहे थे, दूसरे देश पे आक्रमण कर रहे थे। आपको इतना पता होगा कि प्राचीन समय में भी युद्ध हो रहा था, लेकिन प्राचीन समय में युद्ध कैसे हो रहा था, वो इतना आधुनिक हथियार नहीं था, है ना, तलवार, भाला, है ना, ये सब चीज़ से हो रहा था, धनुष बाण, इतना आधुनिक इतिहास नहीं था। युद्ध देखिए आज भी हो रहा है रूस यूक्रेन, लेकिन दोस्तों आज क्या है, निरंतरता बना है, युद्ध हो रहा है, लेकिन दोस्तों परिवर्तन इसमें क्या है, आज जो है आधुनिक हथियार, है ना, वो कितना बहुत ही खतरनाक और आधुनिक, तो निरंतर युद्ध हो रहा है, ये तो निरंतरता है। और देखिए इसमें जो है निरंतरता है और परिवर्तन जो है, इसमें परिवर्तन कुछ हो गया क्या कि हथियार उस प्रकार से नहीं है ना। तो अभी के समय में तो ये आप थोड़ा हम समझाने का आपको पता है, निरंतर प्रभावित होने वाली धारा है ना। जैसे कि पहले के समय में पूजा कहते थे, अभी के समय में लोग पूजा कहते हैं, ईश्वर का आराधना कहते हैं, लेकिन पहले के समय में समय से थोड़ा सा परिवर्तन हो गया अब, है ना। पहले के समय से क्या हो गया है, पूजा करने का तौर तरीका तो थोड़ा सा बदल गया, अभी समय बदल चुका है। और दोस्तों पहले कुछ ज़्यादा ही टाइम दिया करते थे, लेकिन अभी के समय में देखिए अब लोग ईश्वर को देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आदमी उतना समय नहीं देते हैं, है ना। जितना अभी सब थोड़ा बहुत समय देते हैं, लेकिन वो पहले जितना नहीं देते। तो वही हम समझा रहे हैं कि इतिहास निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा है, लेकिन वास्तविक अर्थों में इतिहास को कालखंडों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, है ना। क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया कि दोस्तों कि वो निरंतर प्रवाहित होते रहती है। युद्ध का एग्जाम्पल देकर समझाया, पूजा का पाठ जो लोग कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल देकर अभी हम दोस्तों आपको समझाया है। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर नोट करेंगे, है ना। अब हम दोस्तों आगे की ओर नोट करेंगे दोस्तों, है ना। ये दोस्तों यहाँ पे विभाजन है ना, विभाजन हो सका है यहाँ लाइट की वजह से चमक रहा हो, तो एक बार फिर बता दिए।
किंतु सामान्यता, है ना, सामान्यता इसे दो भागों में किंतु सामान्यता इसे दो भागों में नहीं, दो भागों के जाके दो आधारों पर, है ना, समानता इसे दो आधारों पर बांट कर देखा जाता है। सामान्यता इसे विभाजित नहीं किया है क्योंकि निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा है। लेकिन दोस्तों इसे सामान्यता इसे दो आधार पे, है ना, दो आधार पे इसे हम बांट के देखते हैं, है ना। दो आधार क्या है जिसकी वजह से हम बांटते हैं, तो ये हम समझेंगे कि आखिर दो आधार क्या है जिसकी वजह से दोस्तों हम इतिहास को बांटते हैं, है ना। दो आधार क्या है जिस पे हम बांटते हैं, तो ये हम दोस्तों अभी देखेंगे, है ना। तो ये हम दोस्तों देखेंगे अभी। तो एक जो आधार है दोस्तों, ये हम दो आधार जो है, ये दो आधार आप हमारे साथ नोट करते जा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या कि दोस्तों अब हम एक तो अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की सुविधा स्टडी के लिए, है ना, अध्ययन की सुविधा हेतु दोस्तों, एक तो हम अध्ययन की सुविधा हेतु, है ना, और दूसरा दोस्तों एक तो हम अध्ययन की सुविधा हेतु, है ना, इतिहास को बांटते हैं। पहला आधार ये हो गया, और दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा हो गया दोस्तों प्रवृत्तियों के आधार पर, प्रवृत्तियों के आधार पर दोस्तों, है ना। दूसरा हो गया प्रवृत्तियों के आधार पर, जो किसी विशेष समय में इतनी प्रभावी हो जाती है, जो किसी विशेष समय में इतनी प्रभावी हो जाती है कि उस युग में समय की पहचान बन जाती है, है ना। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये दोस्तों कह रहा है कि एक आधार तो हो गया अध्ययन की सुविधा हेतु, ये तो समझ गए होंगे। ये कह रहे हैं प्रवृत्तियों के आधार पर, है ना, जो किसी विशेष समय में इतनी प्रभावी हो जाती है कि उस युग में समय की पहचान बन जाती है ना दोस्तों। समय उस युग में क्या होती है दोस्तों, समय की पहचान बन जाती है ना। तो जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में देखिएगा, अपना भारत के इतिहास में, तो प्राचीन, है ना, तो प्राचीन भारत और फिर मध्यकालीन, तो मिडिवल एज में जो भारत पर आता है ना, तो प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मिडिवल एज में जो आता है, तो आपको पता होगा कि मिडिवल एज में जब आता है, उसी मिडिवल एज में ही क्या होता है दोस्तों, लाल किला, कुतुब मीनार, इस प्रकार का निर्माण होता है ना। ये जो है विदेशी सत्ता एक
जो है ना उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। इतिहास से मध्ययुग युग का अलग, फिर आधुनिक युग में पता चलेगा कि यूरोपियों का जो वर्चस्व होता है दुनिया पे, तो उसकी एक अलग, उसकी एक क्या होती है, अलग, उसकी एक अलग पहचान बन जाती है ना। जो यूरोपीय के आधुनिक चिंतन आता है, फिर वो जो शासन करते हैं, तो वो एक अलग जो है पहचान बन जाती है। तो दोस्तों ये बात कह रहे हैं, है ना दोस्तों। तो ये जो है ये बात कह रहे हैं, तो ये आप दोस्तों समझ गए होंगे, है ना। ये दोस्तों क्या किए होंगे, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर नोट करेंगे दोस्तों, है ना। अब हम आगे की ओर नोट करेंगे और इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे में दोस्तों आप भी इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। आप भी इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों जिसे हम आधुनिक भारत का एग्जाम्पल है, आधुनिक दोस्तों, आधुनिक भारत का यदि हम एग्जाम्पल लें, आधुनिक भारत का, तो दोस्तों इसमें आप देखिएगा कि मध्य युग, है ना। मध्य युग में क्या था दोस्तों, मध्य युग, और इधर दोस्तों ये दोस्तों हम यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवृत्तियों, है ना, इसमें हम दोस्तों इसका प्रवृत्तियाँ देखें तो मध्य युग, है ना। आधुनिक भारत के इतिहास में इसकी प्रवृत्तियाँ में दोस्तों देखें तो मध्य युग, है ना, मध्य युग और आधुनिक युग, है ना, आधुनिक युग, मध्य युग और आधुनिक युग, है ना। तो मध्य युग में दोस्तों क्या था, यहाँ पे धर्म प्रधान था, और दोस्तों यहाँ पे ईश्वर केंद्रित चिंतन था। लेकिन आधुनिक युग में क्या हुआ दोस्तों, है ना, आधुनिक युग में, ये हम आधुनिक भारत का संबंध हम बता रहे हैं। आधुनिक युग में क्या हुआ, मानव केंद्रित, है ना, मानव केंद्रित चिंतन, है ना, मानव केंद्रित चिंतन, है ना, अर्थात मानववाद, मानव केंद्रित। ये जो था ईश्वर केंद्रित था, है ना। इसके केंद्र में कौन था, ईश्वर। ये केंद्र में था ईश्वर इसके, है ना, लेकिन इसके केंद्र में कौन आ गया, मानव, है ना। ये जो है ये मानव केंद्रित चिंतन पे हो गया, है ना। तो इसके केंद्र में दोस्तों आ गया मानव, और इसके केंद्र में ईश्वर था, है ना, मध्य युग में। तो ये दोस्तों ये क्या है हम, तो मानव था, है ना, अर्थात मानव होगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसको अब हम मिटाएंगे, और अब हम इसको हम दोस्तों मिटाएंगे, और दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और ये आप नोट कर लिए होंगे, है ना, ये आप दोस्तों नोट कर लिए होंगे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, तो क्या था आधुनिक युग में दोस्तों, आधुनिक युग में दोस्तों मानव केंद्रित, है ना, चिंतन था, अर्थात मानव मानव
मानव यानी दोस्तों हम कह सकते हैं बाद प्लस मानवतावादी दर्शन, है ना, मानवतावादी दर्शन, मानवतावादी दर्शन, है ना। दर्शन समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कह लीजिए विचार, दर्शन के बारे में आप विचार लिख लीजिएगा। तो इसमें मानवतावादी विचारों की क्या थी दोस्तों कि प्रधानता थी, प्रधान था। तो ये आधुनिक युग में दोस्तों, ये आधुनिक युग की बात हम कर रहे हैं, है ना। अर्थात यहाँ पे ये दोस्तों मानववाद, मानववाद, मानववाद प्लस मानवतावादी, है ना। तो ये दोस्तों यहाँ जगह नहीं था तो इसलिए हम इसको ऊपर में लिख दिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पे आधुनिक युग में मानव केंद्रित चिंतन था, अर्थात मानववाद प्लस मानवतावादी दर्शन, है ना। तो दोस्तों अब हम अर्थात मानववाद प्लस मानवतावाद, दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये आधुनिक युग में क्या है दोस्तों, आधुनिक युग में मानववाद और मानवतावाद दर्शन। तो दोस्तों ये आप नोट कर रहे होंगे दोस्तों। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे दोस्तों कि मानववाद प्लस मानवतावाद, मानववाद और मानवतावादी, है ना दोस्तों। क्या था अपना मानववाद और मानवतावादी दर्शन। तो मानवतावाद, तो दोस्तों मानवतावाद, है ना, मानवतावाद, मानवतावाद यानी कि मानववाद, मानववाद प्लस ईश्वर, ईश्वर, है ना। तो दोस्तों मानवतावाद में जो है ये मानववाद तो होता है और इसमें ईश्वर भी आ जाता है ना। तो ये दोस्तों मानवतावाद होता है। मध्य युग, हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मध्य युग, मध्य युग और इधर देते हैं आधुनिक युग, आधुनिक युग। दोस्तों आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, मध्य युग और दोस्तों आधुनिक युग। मध्य युग में दोस्तों क्या था, मध्य युग में था दोस्तों आस्था व विश्वास, आस्था व विश्वास, आस्था व विश्वास पर आधारित निर्णय, और आधुनिक युग में आपको तो पता हो दोस्तों, आधुनिक युग में लोकतंत्र आ गया, है ना, लोकतंत्र आ गया दोस्तों, है ना। तर्क और विवेक, तर्क और विवेक के आधार पर, तर्क और विवेक के आधार पर, है ना, तर्क और विवेक के आधार पर इसमें आधुनिक युग में जो है
तय को विवेक के आधार पे हो रहा है ना, और मध्ययुग में जो है आस्था व विश्वास के आधार पे हो रहा है। तो दोस्तों ये आपको हमने जो पीछे डिफिनेशन जो हमने आपको दिखाया था दोस्तों, पीछे जो हमने दोस्तों आपको डिफिनेशन दिखाया था ना कि एक अध्ययन की सुविधा हेतु और एक प्रवृत्तियों के आधार पर जो किसी विशेष समय में इतनी प्रभावी हो जाती हैं कि उस युग या समय की पहचान बन जाती है। तो आधुनिक युग की पहचान बन गई है ना तर्क और विवेक। तो ये आप दोस्तों ये जो हमने बताया था कि इसको अध्ययन की सुविधा इसे समानता दो आधार पे जो बांटा था, दो आधार पे हमने पीछे जो भी नोट करवाया, एक अध्ययन यानी स्टडी अध्ययन की सुविधा हेतु, और दूसरा दूसरा जो हमने आपको बताया था कि प्रवृत्तियों के आधार पे है ना, जो विशेष पहचान बन जाती है, जो पहचान बन जाती है प्रवृत्तियों के आधार पे। तो ये आप जो उस समय की विशेष पहचान बन जाती है, जैसे कि ये आधुनिक समय की तर्क और विवेक विशेष इसकी पहचान हो गई है ना, ये विशेष क्या हो गई, इस प्रवृत्ति जो है ये विशेष इसकी पहचान हो गई। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। जबकि मध्ययुग का विशेष पहचान क्या था, मध्ययुग का विशेष पहचान था दोस्तों इसकी आस्था व विश्वास है ना, आस्था व विश्वास है ना। जैसे उस समय आस्था पे मानते थे ना कि पृथ्वी चपटी है, तो आस्था व विश्वास पे तो वो अलग युग हो गया। तो ये आप बिल्कुल क्लियर कट आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना। दोस्तों अब हम आइए आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इतिहास का पुनर्लेखन, है ना। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्या, इतिहास का पुनर्लेखन। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे इतिहास का पुनर्लेखन। तो आप दोस्तों हेडिंग देख दोस्तों, इतिहास का पुनर्लेखन, इतिहास का पुनर्लेखन है ना, इतिहास का पुनर्लेखन। इंग्लिश में कहे हैं तो इसको कहेंगे रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास का, तो आप दोस्तों हमारे साथ नोट करते चलिएगा। इतिहास का ही आकर्षक पहलू है कि इतिहास का यही आकर्षक पहलू है कि इतिहास का ही आकर्षक पहलू है। क्या है आकर्षक पहलू इतिहास का दोस्तों, कि अतीत की सामग्री है ना, अतीत की सामग्री होते हुए अतीत की सामग्री होते हुए भी इसे नवीनता है ना, अतीत की सामग्री होते हुए भी इसे नवीनता है ना। इसमें होते हुए भी, इससे जो है यहाँ पे लिखिएगा, इसमें नवीनता शामिल होती है। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है दोस्तों, इतिहास का ये आकर्षक पहलू क्या है कि इसमें अतीत की सामग्री होते हुए इसमें नवीनता है ना, अतीत की सामग्री होते हुए क्या है इसमें दोस्तों नवीनता शामिल है। तो दोस्तों हमने बताया था ना कि परिवर्तन के साथ निरंतरता, तो वही अतीत हो गया परिवर्तन के साथ निरंतरता अतीत तो समझ लीजिए, और हमने बताया था कि निरंतर के साथ परिवर्तन के साथ निरंतरता, परिवर्तन के साथ निरंतरता है ना, परिवर्तन के साथ निरंतरता। तो दोस्तों परिवर्तन के साथ निरंतरता में दोस्तों
आप ऐसे समझिए कि निरंतर जो है वो क्या है दोस्तों, अतीत है, और अतीत जो है उससे वो निरंतर है, निरंतर से तरह से अतीत है। अतीत से पहले है कि अतीत की सामग्री होती है इसमें नवीनता, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं क्या, परिवर्तन के साथ निरंतरता, है ना। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों, है ना, कि इसमें अतीत की सामग्री तो है ही, है ना, निरंतरता जिससे, और इसमें नवीनता भी है, शामिल हो जाती है, यानी कुछ परिवर्तन भी हो जाता है, इसे आप समझ सकते हैं। तो यदि नए तत्व साक्ष्य व अनुसंधान, है ना दोस्तों, पुरानी मान्य बातों को नकार कर नई सूचना देते हैं, तो नई सूचना देते हैं। इतिहास का पुनर्लेखन अवश्य महत्वपूर्ण बन जाता है, अवश्य महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इतिहास का अर्थ है कि क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इतिहास का अर्थ है कि, क्योंकि इतिहास का अर्थ क्या है दोस्तों, इतिहास का अर्थ क्या है दोस्तों, कि ऐसा निश्चित हुआ, हमने पीछे समझाया ना, ऐसा निश्चित हुआ, है ना, ऐसा निश्चित ही हुआ, ऐसा निश्चित ही हुआ, को समझाना, तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, यदि नए तत्व साक्ष्य व अनुसंधान पुरानी मान्य बातों को नकार कर नई सूचना देती है ना, तो इतिहास का पुनर्लेखन अवश्य महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो इतिहास का मतलब कि फिर से, इतिहास का पुनर्लेखन का मतलब क्या हुआ कि इतिहास को फिर से, यदि पुरानी जो मान्य बातें हैं वो नकार दिया जाता है ना, किस आधार पर दोस्तों, तत्व साक्ष्य व अनुसंधान के आधार पे, है ना। यदि नकार देती है तो क्या होता है दोस्तों, तो इसमें इतिहास का पुनर्लेखन अवश्य महत्वपूर्ण हो जाता है ना। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इतिहास का अर्थ ही है कि ऐसा निश्चित ही हुआ को समझाना, है ना। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम इसी में आगे बढ़ते हुए नोट करेंगे दोस्तों। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि दोस्तों आप भी मेरे साथ नोट कर रहे होंगे दोस्तों, है ना। दोस्तों अब हम कहें
आधुनिक युग में दोस्तों, एक मिनट था, पानी पी लेते हैं। आधुनिक युग में जब विज्ञान व तकनीक, आधुनिक युग में जब विज्ञान व तकनीक है ना, व तकनीक नए उपागमों जैसे कि कृत्रिम है ना, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, बुद्धिमत्ता। तो विज्ञान व तकनीक नया उपागम है ना, आधुनिक युग में जो है, जैसे कि हो गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, ब्लॉकचेन, ये दोस्तों ब्लॉकचेन ही लिखे हैं, यहाँ से ही लिख देते हैं, ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स दोस्तों है ना, उपग्रह है ना, रोबोटिक्स उपग्रह आधारित जीपीएस है ना, जीपीएस आधुनिक तकनीक से युक्त होती जा रही है, आधुनिक तकनीक से युक्त होती जा रही है, तो निश्चित ही तथ्यों की प्रामाणिकता नए सिरे से परिभाषित होती जा रही है ना, परिभाषित होती जा रही है। तो दोस्तों ये आप नोट कर रहे होंगे, तो ये क्या है कि आधुनिक युग में जब विज्ञान व तकनीक है ना, आधुनिक युग में जब विज्ञान व तकनीक नए उपागम है ना, जैसे कि दोस्तों हो गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना,
ब्लॉकचेन है ना, रोबोटिक्स है ना, रोबोटिक्स, उपग्रह आधारित जीपीएस है ना, ये आधुनिक तकनीक से युक्त होती जा रही है। तो जब ये आधुनिक तो तकनीक से युक्त होती जा रही है तो जरूर ऐसा होगा क्या कि तथ्यों की जो प्रामाणिकता है नए सिरे से परिभाषित होती जा रही है ना। तो ये दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये कह रहा है कि जब आधुनिक युग में विज्ञान तकनीक नए उपागम आ रहे हैं ना, जैसे कि बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया है ना, रोबोटिक्स, उपग्रह आधारित रोबोटिक्स हो गया, और उपग्रह आधारित जो जीपीएस है, तो ये सब जब अभी समय में आया है दोस्तों, तो इस सब से क्या हो रहा है दोस्तों कि तथ्यों की प्रामाणिकता नए सिरे से है ना परिभाषित होती जा रही है, ये सब के आने की वजह से है ना। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और यदि ये प्रमाणित करे कि पुराने परमाणु पर है ना, और पुराने परमाणु पे जो है दोस्तों प्रमाणित करे कि पुराने परमाणु पर आधारित लेखन पुराने परमाणु पर आधारित लेखन जो है वो क्या है दोस्तों, पुख्ता नहीं है। पुख्ता का मतलब है कि मजबूत नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, तो निश्चित ही वैज्ञानिक अप्रोच तो निश्चित ही वैज्ञानिक अप्रोच के अंतर्गत है ना, नए सिरे से है ना इतिहास लेखन होना चाहिए। अंतर्गत उपस्मिता दे रहे हैं दोस्तों, ऊपर से आप नोट कर रहे होंगे दोस्तों है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अप्रोच के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, वैज्ञानिक अप्रोच के अंतर्गत क्या होगा, इतिहास का पुनर्रेखन होना चाहिए, इतिहास का पुनर्रेखन होना चाहिए है ना। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल दे दे तो उदाहरण स्वरूप नेचर पत्रिका है ना, उदाहरण स्वरूप नेचर पत्रिका ने क्या किया था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को
इसको सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता को अनुमानित 300 BC की जगह 3000 BC की जगह 3000 BC की जगह जो है दोस्तों 3000 BC की जगह उससे 5000 वर्ष पूर्व होने की संभावना व्यक्त की है और यह वैज्ञानिकता के है ना, और यदि यह वैज्ञानिकता पे आधारित नीचे मिटा देते हैं दोस्तों, और यदि यह वैज्ञानिकता पे आधारित तथ्यों से प्रमाणित हो जाए तो नए सिरे से इतिहास रेखन करना ही होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे कह रहा है कि तो पुराना इतिहास लेकिन यदि मजबूत ना हो है ना, उसका जो है पुख्ता ना हो, तो उसके प्रमाण इतिहास लेखन तो आधुनिक जो है इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप है ना, नेचर पत्रिका ने सिंधु घाटी सभ्यता को अनुमानित 3000 BC की जगह उससे 5000 वर्ष पूर्व होने की संभावना व्यक्त की है, और यह वैज्ञानिकता पर आधारित तथ्यों से प्रमाणित हो जाए तो नए सिरे से इतिहास लेखन करना ही होगा, है ना। तो दोस्तों ये यही कहा गया है कि यदि वैज्ञानिकता पर आधारित है ना, अगर ये प्रमाणित हो जाए, वैज्ञानिकता पर आधारित तथ्यों से प्रमाणित हो जाए कि ये 3000 BC की जगह 5000 वर्ष पूर्व था, तो ये दोस्तों तो फिर इतिहास लेखन नए सिरे से करना ही होगा। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और दोस्तों
किंतु, किंतु पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखिएगा किंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि, यह भी महत्वपूर्ण, यह भी महत्वपूर्ण है कि, किंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि इतिहास की, यदि इतिहास का पुनर्लेखन साक्ष्यों व पुनर्लेखन साक्ष्यों व साक्ष्यों व परमाणु पर आधारित, साक्ष्यों व परमाणु पर आधारित ना होकर किसी भावना या विचारधारा से, किसी भावना या विचारधारा, किसी भावना या विचारधारा से ग्रसित, किसी भावना या विचारधारा से ग्रसित अवैज्ञानिकता, अवैज्ञानिक बदलाव करना चाहे तो वह नहीं, ऐसे यहाँ पे दीजिएगा, ऐसे इतिहास के पुनर्लेखन, ऐसे इतिहास के पुनर्लेखन का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये क्या ठीक है, यदि वैज्ञानिक आधार पे, है ना, वैज्ञानिक तथ्यों पर ये प्रमाणित हो जाए तो इतिहास का पुनर्लेखन निश्चित ही होना चाहिए, है ना, कि जो वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित हो जाए कि जो इतिहास का है वो सही नहीं है, तो नए सिरे से जो है फिर से प्रमाणित हो जाए, तो नए सिरे से इतिहास का लेखन होना चाहिए वैज्ञानिक आधार पर। लेकिन ये क्या है, किंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि इतिहास का पुनर्लेखन साक्ष्यों व प्रमाणों पर आधारित ना होकर, है ना, यदि साक्ष्य और प्रमाण, है ना दोस्तों, साक्ष्यों व परमाणुओं पर आधारित ना होकर क्या है, किसी भावना, है ना, किसी भावना या विचारधारा, किसी भावना या दोस्तों विचारधारा से, किसी भावना या विचारधारा से ग्रसित अवैज्ञानिक बदलाव करना चाहे तो ऐसे यहाँ पे इतिहास होगा, ऐसे इतिहास के पुनर्लेखन का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बस वही कहा है कि यदि कोई भावना या विचारधारा से ग्रसित होगा और अवैज्ञानिक होगा तो फिर उसमें इतिहास का पुनर्लेखन नहीं होगा दोस्तों, ये यही कह रहा है दोस्तों। टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा, अब हम दोस्तों बस थोड़ा सा इसी पे एक पॉइंट और नोट करेंगे, फिर दोस्तों अपना क्लास एंड करेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों
तो दोस्तों अब आप नोट करिएगा दोस्तों, पैराग्राफ आप चेंज कर दीजिएगा। अगर वैज्ञानिक आधार पर प्रमाण मिलते हैं तो पुनरेखन होना चाहिए। पुनरेखन होना चाहिए। लेकिन अगर अवैज्ञानिक भावनात्मक है ना, भावनात्मक वैचारिक आधार पर दोस्तों क्या होगा, इतिहास में बदलाव होता है तो ऐसा रेखन क्या होगा दोस्तों, इतिहास को मान्य नहीं होगा। इतिहास को मान्य नहीं होगा। तो ये दोस्तों वही पॉइंट क्या है कि अगर वैज्ञानिक आधार पर प्रमाण मिले तो वो पुनरेखन होना चाहिए, लेकिन अवैज्ञानिक और भावनात्मक है ना, वैचारिक आधार पर इतिहास में बदलाव होता है तो ऐसा रेखन इतिहास को क्या होगा, ऐसा रेखन इतिहास को मान्य नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, इतिहास रेखन है ना, इतिहास का पुनर्रेखन है ना, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे है ना। ये कॉन्सेप्ट इतिहास का पुनर्रेखन यानी कि रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो ये इतिहास का पुनर्लेखन का पॉइंट आप जो है ना ये बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे है ना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में है ना। तो दोस्तों तब तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में है ना। नेक्स्ट क्या अगले वीडियो में मिलेंगे है ना, इसका पार्ट 2 का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का। तो दोस्तों तब तक आप दोस्तों जो भी पढ़ाएं आप इसे रिवीजन कीजिएगा और नोट्स कंप्लीट आप बना लीजिएगा दोस्तों।